नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नागालैंड में हुई हत्याएं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम के दुष्परिणामों की ओर संकेत करती हैं। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने विरासत संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। लोक लेखा समिति के 100 वर्ष पूरे हुए और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित डेटा को संसद में प्रस्तुत किया। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर आंतरिक सुरक्षा और अफसपा से जुड़ी हुई है। हाल ही में नागालैंड में हुई हत्याएं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसपा के दुष्परिणामों की ओर संकेत करती हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों नागालैंड के मोन जिले में सेना के एक अभियान में नागरिकों की हत्या ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसपा 1958 को दोबारा चर्चा में ला दिया है। अफसपा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बल अशांत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करने वालों को चेतावनी देकर किसी भी व्यक्ति पर भी गोली चला सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। इन अशांत क्षेत्रों को राज्य के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया जाता है। इस खबर में ये पॉइंट पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अफसपा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है। इन प्रावधानों को स्थानीय लोगों, नागरिक समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा कई आधार पर चुनौती दी गई है। अधिनियम की धारा 6 अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को कानूनी उन्मुक्ति प्रदान करती है। ये कानून मूल अधिकारों को निलंबित करता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और शक्ति का दुरुपयोग करता है, जिसे कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति एवं न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े समिति ने भी रेखांकित किया था। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत रूस संबंधों को मजबूत करना और पारस्परिक हित और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता की पहली बैठक के साथ साथ सैन्य और सैन्य तकनीकी पर सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की बैठक भी आयोजित की गई थी। वर्ष 2021 ने वर्ष 1971 की शांति मित्रता और सहयोग की संधि के 5 दशक तथा विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के 2 दशकों को भी चिन्हित किया। इस वार्ता का मुख्य निष्कर्ष ये रहा कि वर्ष 2025 तक व्यापार में $30 बिलियन और निवेश में $50 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आगामी दशक के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, वित्त, ऊर्जा, संस्कृति आदि से संबंधित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइबर हमलों के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए RBI और बैंक ऑफ रूस ने समझौता किया है। भारत और रूस के रक्षा संबंधों का अवलोकन करें तो वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $7.5 अरब का था। इसमें मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक था। वहीं रक्षा सहयोग में ब्रह्मोस का संयुक्त उत्पादन और प्रमुख रक्षा उपकरणों जैसे कि S-400 मिसाइल प्रणाली और INS विक्रमादित्य आदि की आपूर्ति शामिल है। अगली खबर महिला अधिकारों से जुड़ी है। उच्चतम न्यायालय ने विरासत संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार व्यक्त किए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति के उत्तराधिकार में महिला अधिकारों से संबंधित मामले और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से जुड़े अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण के लिए इन कानूनों में सुधार पर बल दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता के महत्व को भी रेखांकित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा के विरुद्ध चेतावनी देने और जागरूकता का प्रसार करने के लिए कपल्स के लिए अनिवार्य विवाह पूर्व कार्यशाला का सुझाव दिया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू संयुक्त परिवार के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों से जुड़े मामलों को शासित करता है। इसे वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था। इसके अंतर्गत पहली बार एक हिंदू महिला को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि एक विधवा की मृत्यु के मामले में उसकी संपत्ति उसके माता पिता के पास नहीं होगी, बल्कि उस संपत्ति का स्वामित्व उसके मृत पति के माता पिता या रिश्तेदारों के पास होगा। ये निसंतान विधवा की संपत्ति के उत्तराधिकारों में पति के रिश्तेदार को ही प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके अलावा यदि कोई विधवा स्त्री अपने माता पिता से विरासत में मिली संपत्ति को बेचकर प्राप्त धन का उपयोग करके कोई दूसरी संपत्ति खरीदती है, तो उस नई अर्जित संपत्ति को विरासत में मिली संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। डाउरी, जिसे उत्तर भारत में दहेज और दक्षिण भारत में श्रीधनम के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। अधिनियम के अनुसार विवाह के संबंध में एक पक्ष यानी माता पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाएगी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में संपूर्ण भारत में दहेज हत्या के 6,966 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही इससे जुड़े लगभग 10,366 मामले दर्ज किए गए थे। लोक लेखा समिति को 100 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने संसद द्वारा आवंटित धन के बुद्धिमत्तापूर्ण, विश्वसनीय और मितव्ययतापूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रत्येक रुपया कथित सामाजिक आर्थिक परिणामों को साकार करने के लिए ही खर्च किया गया है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है और पहली बार इसे वर्ष 1921 में गठित किया गया था। ये 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 हैं प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका गठन प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा सरकार के विनियोग लेखों और उन पर भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए किया जाता है। यदि सिद्ध लापरवाही के मामले में हानि या अपव्यय होता है तो ये समिति संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क कर सकती है। ये समिति के कार्यों का विस्तार व्यय की औपचारिकता से अलग व्यय के बुद्धिमत्तापूर्ण, विश्वास योग्य और मितव्ययता आधारित दृष्टिकोण तक है। इस तरह इसका कार्य हानि, निरर्थक व्यय और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करना है। ये स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों के लेखों की भी जांच कर सकती है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी कंपनियां इसके दायरे में नहीं आती हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को समिति के सदस्यों में से उसका अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है और परंपरा के मुताबिक पीएसी का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य ही होता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित डेटा संसद में प्रस्तुत किया। इस डेटा के मुताबिक शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर वर्ष 2001 के 47.1% से बढ़कर वर्ष 2011 में 59% हो गई है। वर्तमान में ये लगभग 70.1% है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो शिशु मृत्यु दर 62.1% से घटकर 44.4% हो गई है। 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु दर 95.7% से घटकर 57.2% हो गई है। ये बदलाव बीते 10 सालों में आया है। संस्थागत प्रसव वर्ष 2005-06 के 17.7% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 68% हो गया है। वहीं जीवन स्तर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत वर्ष 2004-05 के 62.3% से घटकर वर्ष 2011-12 में 45.3% हो गया है। जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करना, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान सहायता प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से गौण वनोपज के विपणन के लिए तंत्र स्थापित किया गया है
और राष्ट्रीय या राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता भी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि वर्ष 1991 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जनजाति की संख्या 67.76 मिलियन है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.08% है। इनमें से 1.32 मिलियन यानी कि 1.95% आदिम जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी से संबंधित है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में जनजातियां पाई जाती हैं। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया गया। सरकार एनडीपीएस विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है। ये सितंबर 2021 में प्रख्यापित एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। आइए अब आपको बताते हैं विधेयक या अधिनियम का कालक्रम। दरअसल एनडीपीएस अधिनियम वर्ष 2014 में संशोधित किया गया था। इसमें चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए मादक द्रव्यों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए अवैध गतिविधियों की परिभाषा को संशोधित किया गया था। जून 2021 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस 1985 अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान संबंधी कुछ चूक को रेखांकित किया था। ये धारा अवैध तस्करी के लिए वित्त प्रदान करने और अपराधियों को शरण देने वालों को दंडित करने संबंधी प्रावधान करती है। सितंबर 2021 के अध्यादेश के अंतर्गत इस चूक में सुधार किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। ये अधिनियम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों से संबंधित कुछ परिचालनों जैसे कि विनिर्माण, परिवहन और उपभोग को शासित करता है। इसके तहत कुछ अवैध गतिविधियों जैसे कि गांजे की खेती और उससे जुड़े व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध मानता है। इसके अलावा इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस कठोर कारावास को 20 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। नए प्रावधान को 1 मई 2014 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक कोई आपराधिक कानून पूर्वव्यापी तरीके से प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 में उल्लिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन है। आइए बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त खबरों के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने SBMU 2.0 के समग्र दायरे के तहत भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। SBMU 2.0 को सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सभी वैधानिक शहरों में लागू किया जाएगा। इसे वैज्ञानिक अपशिष्ट भराव क्षेत्र यानी लैंडफिल में अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान सहित अपशिष्ट के सभी घटकों का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए आरंभ किया गया है। SBMU 2.0 सभी घरों और परिसरों द्वारा अपशिष्ट को अलग अलग किए जाने और घर घर जाकर अलग किए गए अपशिष्ट के 100% संग्रह के माध्यम से ऐसा करेगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के निर्यात पर प्रतिबंध। उच्चतम न्यायालय ने RBI द्वारा PPE किट के निर्यात प्रतिबंध के नियमों को बरकरार रखा है। RBI ने जनवरी 2020 में प्रभावी मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस यानी MTT पर संशोधित दिशा निर्देशों के तहत ये प्रतिबंध लगाया था। न्यायालय के मुताबिक ये प्रतिबंध लोकतंत्र के हित में है। ये कुछ लोगों की कारोबार करने की निरंकुश स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सामान्य जन के कल्याण को न्यायिक रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। डिजिटल बर्लिन वॉल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन सभी असंगत प्रौद्योगिकी मानकों को अपना रहे हैं, उसे देखते हुए विश्व को जल्द ही एक डिजिटल बर्लिन वॉल का सामना करना पड़ सकता है। IMF निदेशक के अनुसार गरीब देश पक्ष चुनने के लिए विवश हो सकते हैं। इसकी वजह से डिजिटल अर्थव्यवस्था का विखंडन हो जाएगा। इसके अलावा इसके कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% की हानि संभावित है। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम यानी CAF 2016। CAF अधिनियम 2016 के तहत 32 राज्यों को वन रोपण के लिए 48,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। CAF अधिनियम 2016 वन अधिनियम 1980 वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर
उस भूमि के आर्थिक मूल्य के रूप में मुआवजा या प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। इसके लिए CAF अधिनियम 2016 संस्थागत व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भारत के लोक लेखा के तहत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष और राज्यों के लोक लेखाओं के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की गई है। एक्यूट ब्लैडर स्नेल यानी फिजल एक्यूटा कोच्चि में एडापल्ली नहर में पाए जाने वाले एक विचित्र सुनहरे पीले रंग के खोल वाले एक छोटे घोंघे को आक्रामक प्रजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। ये उत्तरी अमेरिका की मूल प्रजाति है, लेकिन अब ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये पहली बार है कि केरल में इस घोंघे के पाए जाने की सूचना मिली है। इनका पाया जाना चिंताजनक है, क्योंकि घोंघा उन कीटों को शरण प्रदान करता है जो मनुष्यों में खाद्य जनित रोगों और त्वचा में खुजली का कारण बन सकते हैं। ACE2 प्रोटीन। मनुष्यों में ACE2 प्रोटीन वो घटक है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस कोशिका में प्रवेश करने का प्रयास करता है। हालांकि ये एक पौधे द्वारा उत्पादित प्रोटीन है और इसे पेटेंट कृत पादप आधारित उत्पादन प्रणाली का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है। अनुसंधानकर्ता ACE2 प्रोटीन से युक्त एक च्युइंगम बनाने पर कार्य कर रहे हैं। ये वायरस के लिए एक जाल के रूप में कार्य करता है और अंततः उसकी संचरण क्षमता को कम कर सकता है। श्रेष्ठ योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ योजना को शुरू किया गया है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास में सहायता करना है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। माउंट सेमेरू। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में हाल ही में दोबारा से विस्फोटन हुआ है। सेमेरू को महामेरू या ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ब्रोमो टेंगर सेमेरू अर्जुनों के भीतर स्थित है। सेमेरू इंडोनेशिया में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। सेमेरू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर के चाप के आकार में प्रशांत महासागर को आंशिक रूप से घेरता है। इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी और समुद्री खाइयां स्थित हैं। कड़ुवेली पक्षी अभयारण्य विलुपुरम तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत कड़ुवेली आर्द्रभूमि के 5161.60 हेक्टेयर क्षेत्र को कड़ुवेली पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। ये तमिलनाडु का 16वां अभयारण्य है। कड़ुवेली दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की आर्द्रभूमि है। ये तमिलनाडु में सबसे बड़े जल पक्षी समूहन स्थलों में से एक है। ये पक्षियों के मध्य एशियाई प्रवासी पथ का हिस्सा है। इसे ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, रेड नेक्ड फाल्कन इत्यादि जैसी प्रजातियों के लिए रैप्टर आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। ग्रे टेल टैटलर एक दुर्लभ प्रवासी बगुला है। इसकी मौजूदगी केवल यहाँ और पुलिकट झील में दर्ज की गई है। अंटार्कटिका। हाल ही में अंटार्कटिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है और सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को पूरी तरह से रोक देता है। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी और एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई स्थायी मानव आवास नहीं है। लाइकेन, मॉस और स्थलीय शैवाल यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति प्रजातियां हैं। क्रिल, लेपर्ड, सील और पेंगुइन यहाँ के मुख्य जीव हैं। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन स्थापित किए हैं। इनके नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं। वर्तमान में मैत्री और भारती ही परिचालन में हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।